नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और जो भी स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर बना है, बुक से रिलेटेड पूरे मंथ का करंट अफेयर यहां पर कराने वाले हैं। और जो नया करंट अफेयर है उनको तो डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस जो पुराना करंट अफेयर हो चुका है उनकी यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं आपको बता दूं, अगर दिसंबर महीने से इन टॉपिक से करंट अफेयर बनेगा तो आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी क्वेश्चंस, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल करंट अफेयर की। जो भारत से रिलेटेड करंट अफेयर है उसकी यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए, सबसे पहला है, नरेंद्र मोदी जी ने 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। अब इन चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। पहला है स्वराकुदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट, और तीसरा है लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और चौथा है दौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये चारों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल समर की है शिमला और विंटर की है धर्मशाला। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर है, जो कि अभी रिसेंटली में अपॉइंट भी हुए हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं। आगे बात करें, अगली न्यूज़ है, उसमें भी इनॉग्रेशन ही किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्या है तो गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पर चुनाव है और वहाँ पर इनॉग्रेशन का काम तेजी से होगा। तो वो आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा इनॉग्रेशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट को मर्ज कर दें, नहीं। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इस टोटल जो भी हमारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बनने वाला है, इसकी टोटल लेंथ होगी 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। इसमें 35 किलोमीटर में एयर स्ट्रिप, मतलब प्लेन्स को उतरने की जगह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनाया जाएगा एयर स्ट्रिप, तो शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। शाहजहांपुर में बनाया जाएगा और यहीं से उत्तर प्रदेश के यहीं पर उत्तर प्रदेश में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें टोटल खर्चा अनुमानित है 36,200 करोड़ का खर्चा अभी स्टार्टिंग में लिया जा रहा है। बाद में पता चलेगा कितना यहाँ पर खर्चा होगा। बात की जाए किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये जो एक्सप्रेसवे है ये गुजरेगा, तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांभल और बदाऊं और शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसको यहाँ पर देखिए प्रयागराज। तो ये इतनी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ये गुजरने वाला है। 594 किलोमीटर टोटल इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है जो कि यहाँ पर बस ये 2 न्यूज़ नई थी। अब ये जितनी भी न्यूज़ है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इनको अब रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंडिया में जो लीगल महिलाओं की जो शादी की एज है वो 18 साल है, उसको बढ़ाने की सरकार सोच रही है। सरकार ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो अभी इस देखते हैं कब हो सकती है। लेकिन अभी 21 साल प्रस्तावित है, कि मतलब सरकार सोच रही है कि 21 साल पुरुषों की एज है, मतलब मेंस की एज भी 21 साल है शादी की, तो महिलाओं की एज भी 21 साल कर दी जाए। सबके अपने अपने तर्क और वितर्क हैं। जो सरकार है वो तर्क दे रही है और वितर्क जो विपक्ष में है वो दे रहे हैं। तो सबके अपने तर्क हैं। हमको बस इतना याद रखना है कि सरकार एज बढ़ाने की सोच रही है महिलाओं की, ठीक है, शादी की। अगला है 7th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को पणजी गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है पहला कहाँ कराया गया, नई दिल्ली में पहला ऑर्गेनाइज कराया गया था। 7वां कहाँ कराया गया, तो 7वां कराया गया है पणजी गोवा में। ठीक है, चलिए अगला है, गवर्नमेंट ने माँ उमिया धाम प्रोजेक्ट को गुजरात में लॉन्च किया है। तो इस जो प्रोजेक्ट को, माँ उमिया धाम प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया है, गुजरात में। गुजरात में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला है, पीएम मोदी जी ने सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को
लॉन्च किया है, नेशनल प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, उधर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर चुनाव है तो यहाँ पर इनॉग्रेशंस, अलग अलग स्कीमें सरकार लाती रहेंगी, तो आपको इनको मर्ज नहीं करना है, अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम को काशी में इनॉग्रेट किया है। ये तो लाइव टेलीकास्ट खूब तगड़े तरीके से किया गया, तो आपको पता होगा। अगला है जो आईएमओ में, आईएमओ का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत को दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया है इसकी काउंसिल में। ठीक है। अगला है नीति आयोग ने 1000 अटल थिंकिंग लैब को जम्मू कश्मीर में बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है। अगला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया है किसको, आईएसए को। आईएसए का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसको डेवलप किया गया था नरेंद्र मोदी जी के और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा। कहाँ पर, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको डेवलप किया गया था। पूछा गया एक एग्जाम में कि जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किस जगह पर डेवलप किया गया था, किस जगह पर स्थापित किया गया था, तो वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। अगला है भाषा संगम मोबाइल ऐप को, जो कि 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, इसको लॉन्च किया है। इंडिया ने 9 न्यूक्लियर रिएक्टर को 2024 तक ये डेवलप करेगा, ऐसा कहना है। इंडिया और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, बस हमने एक तरीके से रिवीजन कर लिया है। 2 न्यूज़ बनी थी, वो मैंने आपको बता दी। अगली है, अब इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जापान ने पहला ड्यूल मतलब डबल ट्रैक पर चलने वाली व्हीकल्स बनाए हैं। क्या क्या, तो रोड पर भी ये चीज़ चलेगी और ट्रेन की जो ट्रैक्स है वहाँ पर भी ये चलेगी। मतलब एक तरीके की बस है जो कि रोड पर भी चलेगी और ट्रेन्स पे जब चलना, मतलब पटरियों में जब चलनी होगी तो वहाँ पर भी ये चलने में सपोर्ट करेगी। मतलब जब ट्रैक पर चलेगी तो 60 किलोमीटर की इसकी स्पीड होगी और जब रोड पर चलेगी तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। और जापान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये टोटल 21 पैसेंजर्स को अपने उसमें बिठाकर, अपने अंदर सीटों में बिठाकर ले जा सकती है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन है और पीएम है इनके फूमियो किशिदा। इनका रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है नाम। रिसेंटली में चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की जिसमें उन्होंने एक कैमरा सेट किया है जो कि 5 मीटर रिजोल्यूशन की फोटो को ले सकता है। ये एक न्यूज़ है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चाइना ने ऐसा किया है तो देश का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। उनकी स्पेस एजेंसी, किनकी, चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA, मतलब नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चाइना। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सैटेलाइट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सीजुआन 102E नाम है इसका। पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है, सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को मोहम्मद हुसैन रोबल को उनके पद से ही हटा दिया। क्यों हटा दिया, तो मैं आपको बता दूं, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, उनके ऊपर जमीन को चोरी करने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाई फरमाजो, इन्होंने अपना फरमान सुना दिया कि अब प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हटाया जा रहा है। ठीक है। तो दोनों लोगों ने अपने वितर्क और तर्क दिए, लेकिन इसमें एक सीधी न्यूज़ बन के ये आई कि सोमालिया के जो प्रेसिडेंट साहब हैं मोहम्मद अब्दुल्लाई फरमाजो, इन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबल, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जमीन चोरी के मामले पर। ठीक है। तो सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है शिलिंग। आपको बता दूं सोमालिया अफ्रीका का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, अगला गैब्रियल बॉरिक, जो कि यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। 35 ईयर इनकी एज है और ये यंगेस्ट है, तो इम्पॉर्टेंट भी, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ।
तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वर्ल्ड लेवल में ये न्यूज़ है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चिली कहाँ का देश है? तो साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल सैंटियागो है और करेंसी पेसो है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है माल्टा से। माल्टा जो कि पहला यूरोपियन नेशन बन गया है जिसने अपने यहाँ पर कैनबिस को पर्सनल यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। आप कहेंगे अच्छा हमने तो एक और देश में सुना था, तो वो नीदरलैंड है। आपने जहां सुना था वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड में पर्सनल यूज के लिए आप हाई क्वांटिटी में नहीं रख सकते, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, वही मेडिकल यूज के लिए आप ले सकते हैं, मतलब वहां पे डॉक्टरों के साइन वगैरह आपको होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कैनबिस को आप पर्सनल यूज के लिए माल्टा में अप्रूव कर दिया गया, आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन नीदरलैंड में जब मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा, डॉक्टर वगैरह के साइन होंगे, उसमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट अमाउंट में आप उस वहां यूज कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कुछ अमाउंट के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है। बात करें माल्टा की, तो माल्टा की कैपिटल है वालेटा और करेंसी है यूरो। आगे बात करें, अब यहां पर जितनी भी न्यूज बनी रिसेंटली में वो डिटेल में हमने पढ़ ली। अब यहां पर जो पहले हम पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जापान ने इन मार्सेट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। आपको सैटेलाइट का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस देश की सैटेलाइट है, किस देश की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कार्ल नेहामर जिन्होंने शपथ ली है चांसलर के रूप में ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं कार्ल नेहामर, जो कि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। चाइना ने सीजियान 605 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। दुबई पहला ऐसा सिटी बन गया है दुनिया में जो कि 100% पेपरलेस हो चुका है। यूएई जो कि 4.5 मतलब 4.5 डे पर वीक, एक वीक में 4.5 डे वाला जो सिस्टम है वो लागू करने वाला पहली कंट्री बना है। पहली कंट्री मतलब 1 जनवरी से लागू कर रहा है, अभी लागू हुआ नहीं है, 1 जनवरी नए साल से लागू हो जाएगा। एक हफ्ते में सिर्फ 4.5 डे काम करना है वहां के एम्प्लॉयज को। अगला है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इन 4 देशों ने जो बीजिंग ओलंपिक 2022 में होने वाला है उसको बायकॉट कर दिया, मतलब अपने ऑफिशियल्स को नहीं भेजेंगे। खिलाड़ियों को तो भेजेंगे लेकिन ऑफिशियल्स को नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ओलफ स्कॉर्च जिन्होंने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। अदामा बारो जिन्होंने सेकंड टाइम के लिए गाम्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। तो गीता गोपीनाथन जिन्होंने रिप्लेस किया है ओकामोटो की और आईएमएफ की सेकंड पोजीशन पर वो बैठ गई हैं। गीता गोपीनाथन भारत से बिलोंग करती हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो अभी तक आईएमएफ में। अगला है स्वीडन में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जिनका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। ठीक है, पहला हुआ है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बारबाडोस जो कि वर्ल्ड में न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है, जो कि एक छोटा सा देश है और अभी यूके की जो वहाँ रानी थी उनको हटाकर अपना इन्होंने प्रेसिडेंट को कुर्सी में बैठाया है। यूएई के अहमद नासेर अल रहीसी प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, इंटरपोल के। कहाँ के, इंटरपोल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करें। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स संबंधित जो करंट अफेयर है उनकी। जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है पहले तो डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद जो पुराना है उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की टीम ने 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया है। किसको हराया है, तो चंडीगढ़ को इन्होंने हराया है 3-1 से। और ये जो गेम थे हो कहाँ रहे थे, तो तमिलनाडु में इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा था और उत्तर प्रदेश इस बार के इसको जीत चुका है। और टॉप स्कोरर रहे हैं शारदा नंद तिवारी। आगे बात करें, अगला है विजय हजारे ट्रॉफी। आपको पता होगा विजय हजारे ट्रॉफी 2002 और 3 से स्टार्ट किया गया था और तमिलनाडु उस पहले टूर्नामेंट को जीत चुका था। ज़्यादातर टूर्नामेंट तमिलनाडु ही जीता है, 6 टाइटल अभी तक तमिलनाडु जीत चुका है। लेकिन इस साल का जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई है 2021 की, उसे हिमाचल प्रदेश जीत चुका है तमिलनाडु को हराकर। जो ये खेला कहाँ गया था, तो जयपुर में इसको कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और विजय हजारे ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पंकज आडवाणी जिन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 को जीत लिया है। ठीक है,
नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल को 2021 का जीत लिया है। पंकज आडवाणी इनका नाम है, मोस्ट फेमस पर्सन है, आप इनको जानते भी होंगे। और इस गेम को भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया था। हराया इन्होंने किसको है? तो ध्रुव सीतवाला को हराया है। अब ये ध्रुव सीतवाला क्यों इंपॉर्टेंट हो गए? इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए कि इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बिलियर्ड ये खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जो हरभजन सिंह मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है क्रिकेट की फील्ड में, अपने ज़माने में टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरभजन सिंह का दूसरा नाम क्या है? तो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते थे, स्पिनर थे। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से मतलब क्रिकेट से संन्यास, इंटरनेशनल क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके थे, लेकिन अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया इन्होंने क्रिकेट से। और इन्होंने पहला मैच खेला था 1998 में न्यूजीलैंड शारजाह में, और 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल T20 मैच खेला था यूएई के खिलाफ बांग्लादेश ढाका में। ठीक है, चलिए। और हरभजन सिंह बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, आंचल ठाकुर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन में, पूछी जा सकती हैं, फेमस पर्सन है ये। सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया है। एक सैफ का मैच हुआ था जो जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स, जिसमें सुनील छेत्री वगैरह प्ले कर रहे थे, उसमें भारत ने नेपाल को हराया था। लेकिन यहाँ पे है सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप, जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया है। ये फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका रहा? तो सहेदा अख्तर रीपा, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती है। मैक्सिमम नंबर के इन्होंने गोल किए हैं और इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता और कोरिया में जीत गया गोल्ड मेडल। इस टूर्नामेंट को ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अनाहत सिंह जो कि पहली इंडियन गर्ल बनी, 13 साल की एक बच्ची हैं, जो कि जूनियर स्क्वैश ओपन को जीत कर आ गई हैं, जिसको यूएस में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अनाहत सिंह दिल्ली से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है लो कीन येव, जिन्होंने, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया है। कहाँ पर? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया, वहाँ पर मेल कैटेगरी में लो कीन येव ने, जो कि सिंगापुर के प्लेयर हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। और महिलाओं की कैटेगरी में अकाने यामागुची, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वुमेन कैटेगरी में सिंगल टाइटल को जीत लिया है। और ये जो टाइटल है, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया था। अब आप सोच रहे होंगे और भी तो हुए होंगे गेम, बिल्कुल हुए होंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल ही याद करना है, क्योंकि मेंस सिंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत के जो प्लेयर थे वो रनर अप रहे थे। इनको सिल्वर मेडल मिला है। श्रीकांत किदाम्बी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला। इसलिए ये जो मेंस टाइटल है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लो कीन येव, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एस किदाम्बी को हरा दिया है। वुमेन्स टाइटल की बात करें तो अकाने यामागुची, जो जापान से बिलोंग करती है, उन्होंने ताई सू जिंग को, जो कि चाइनीज़ प्लेयर है, इनको हरा दिया है। बस ये दो टाइटल आपको याद रखने हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ रिवाइज करेंगे। जैसे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एथलीट कमीशन में उनको एक मेंबर के रूप में अपॉइंट कर दिया है। कब तक के लिए? 2025 तक के लिए। ठीक है, पीवी सिंधु भारत की शटलर है, मतलब भारत को रिप्रेजेंट करती हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बैडमिंटन में। ठीक है, अगला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया। मैंने आपको बता ही दिया, के श्रीनाथ वहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इंडिया 16 मेडल जीती है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जिसको ताशकंद में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है, इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं,
जिन्होंने खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया है। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन हैं, और हेले मैथ्यूज जो कि वेस्टइंडीज की प्लेयर हैं, इनको, ये मेल है और ये फीमेल है, इनको मेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए दिया है, और ये महिला है, इनको आईसीसी ने वुमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए दिया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, AIBA जो कि एक बॉक्सिंग से रिलेटेड संस्था है, वर्ल्ड लेवल की संस्था है, जिसने अपना अब्रीविएशन चेंज कर लिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म को चेंज कर लिया है। क्या कर लिया? IBA कर लिया है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। कहीं ना कहीं अब सही ही कर लिया है, और पहले था इसका AIBA जिसकी फुल फॉर्म सेम थी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, और ये क्यों किया है? तो ओलंपिक में अपने मैचेस को बाद में कराना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने अपना अब्रीविएशन चेंज कर दिया है 2028 में जो ओलंपिक होगा उसके लिए। इंडिया जो कि 6 मेडल जीत कर लाया है एशियन रोइंग चैंपियनशिप, नाव वाली जो चैंपियनशिप होती है उसमें, और इस चैंपियनशिप को थाईलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टप्पन इस साल टोटल जो कारों की रेस हुई है वो 10 जीते हैं, पूरे साल में 10 रेस जीते हैं, और सबसे ज़्यादा यही रेस इस साल की जीते हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को, जो कि लास्ट कारों की रेस हुई है साल की, उसे भी ये जीत चुके थे। ठीक है, अगली बात करें तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं, जिन्होंने फिडे द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने 41 मेडल जीते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जिसको बहरेन में ऑर्गेनाइज कराया गया है। मणिपुर जिन्होंने सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है, इस चैंपियनशिप को केरल में ऑर्गेनाइज, भारत के केरल में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इंडिया की शटलर है PV सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया वर्ल्ड टूर, जिसमें सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, रशिया ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप को जीत लिया है, जिसको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, तो लुइस हैमिल्टन, यहाँ पर लुइस हैमिल्टन जो कारों की रेस ये भी खेलते हैं, और इन्होंने जो सऊदी अरेबियन की कारों की रेस थी उसको जीत लिया, और साल की 8 रेस जीते हैं। मैं आपको बता दूं, लुइस हैमिल्टन 100 से ज़्यादा रेस जीत चुके हैं अभी तक, और ये अपने में एक रिकॉर्ड है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा और 100वीं सबसे ज़्यादा रेस कौन जीते? तो लुइस हैमिल्टन। 100वें नंबर की जो रेस जीते थे, ये किस रेस को जीतकर इन्होंने अपनी 100वें नंबर की रेस कंप्लीट की? तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स, इसी साल रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर इन्होंने अपनी 100वीं रेस कंप्लीट की थी, 100वीं जीत कंप्लीट की थी। ठीक है, आगे बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए विक्टर एक्सेल्सन और ताई सू जिंग को चुना है। ठीक है, अगला, अर्जेंटीना ने 6 टाइम की चैंपियन जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को जीत लिया है, जो कि भारत में ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया था। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं अजास पटेल, जो कि दुनिया के तीसरे बॉलर बने हैं जिन्होंने पूरी इनिंग की 10 विकेट ली हैं। ठीक है, भारत के इसमें अनिल कुंबले भी शामिल हैं। आगे बात करते हैं, अब यहाँ से पे बात करेंगे बुक और ऑथर से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट बुक है इस महीने की, वो मैंने यहाँ पर पूरी ले ली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे पहली बुक, संजू वर्मा ने कौन सी बुक लिखी? मोदी जी के ऊपर। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप पूरी बुक का नाम मत याद कीजिए, थोड़ा सा टाइटल याद कर लेंगे तो आपको पेपर में याद हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से तो लगाना है हमको। तो संजू वर्मा जिन्होंने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 को लॉन्च किया है। ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा लिखी गई है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि मोदी जी एक खुद में फेमस पर्सनैलिटी है। आगे बात करें तो फॉर्मर चीफ है आर्मी के जनरल निर्मल चंदर विज, उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक बुक लिखी। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगी। पूरी बुक का नाम है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेंकैया नायडू ने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, 13वें नंबर के प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने
बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये बुक है, इस बुक को लिखा है अरूप रॉय चौधरी ने। अब ये राइटर भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने रिलीज किया है वो पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई है। अगली तुषार कपूर की पहली बुक है, और तुषार कपूर आपको पता होगा बॉलीवुड के एक एक्टर हैं। इन्होंने पहली बुक अपनी लॉन्च की है जिसका नाम है बैचलर डैड। अगली बुक है इंडियाज एनिशंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इस बुक को रेखा चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, अगली बुक है शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखी गई, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए बुक भी इंपॉर्टेंट हो गई। बुक कौन सी है? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस बुक को शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है। अगली बुक है जिसको वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया है, और जिस बुक का नाम है गांधी टोपी गवर्नर। डॉक्टर यरलंगडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और जिनके ऊपर लिखी गई, जिस बुक में एक इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम भी आया है, गांधी। तो गांधी जब नाम आ जाता है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। आगे बात करें, रिवाइंडिंग द बुक 25 ईयर ऑफ माइटी। माइटी का मतलब है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है माइटी, इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन करते हुए 25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको एक्सप्लेन करते हुए एसएस ओबरॉय ने एक बुक लिखी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखनी है। राहुल रायवाल ने राज कपूर जी, जो कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर रहे थे, इनके ऊपर बुक लिखी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का पूरा नाम है द मास्टर एट वर्क। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रायवाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। डॉक्टर शशि थरूर ने एक बुक लिखी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, आप यहाँ देख लीजिए। डॉक्टर शशि थरूर ने एक बुक को लिखा प्राइड, प्रेजुडिस और पंडिट्री। ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पर्सन जिन्होंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा लिखी गई हर बुक इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, आपने पीछे देखा होगा एग्जाम्स में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है मृदुला रमेश, जिन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बुक लिखी है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। इस बुक को लिखा है मृदुला रमेश ने। आगे बात करें, बालाकृष्णा माथुर ने एक बुक लिखी एट होम इन द यूनिवर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। हमारे अगली बुक है जो कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लॉन्च की है, द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोदी जी को कहीं ना कहीं लिंक करती हुई बुक है ये। तो गौतम चिंतामणि के द्वारा इस बुक को लिखा गया। आगे बात करें, प्रभात कुमार जी ने एक बुक लिखी पब्लिक सर्विस एथिक्स। आगे बात करते हैं, नरोत्तम सेखारिया की ऑटोबायोग्राफी है द अंबुजा स्टोरी। इस बुक को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लास्ट बुक है डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इस बुक को डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश द्वारा लिखा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।